Hello my dear students, standard 10. In previous class we have all of us learned about the three method. Why the arithmetical method, that is a substitution method, elimination method and a cross multiplication method. है ना, पिछले 2 वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं हाउ टू सॉल्व ए लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. Oh, that is a very large form, but sometimes you have given in a objective form, है ना. सॉल्विटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्विटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस कुछ कंडीशंस दिए होते हैं, उस कंडीशंस के तहत आपको बनाना होता है. सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना. जैसे आपका 2 इक्वेशंस दिया हुआ है इस प्रकार से a1x प्लस b1 बाई, है ना. इस तरह से 2 इक्वेशन आपका पढ़ा हुआ दिया हुआ है ना. इसका 3 कंडीशन है. 3 कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना. मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना. क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. जब इक्वल नहीं होगा, याद रखिए, अनइक्वल. अगर तीनों अगर इक्वल हो गया, तीनों कोएफिशिएंट क्या, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों क्या इक्वल हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे एक तीसरा जो कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. अब यहाँ क्या है, जो कांस्टेंट हमारा जो बाई का कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस का और c1 अपॉन c2 अगर इक्वल नहीं होगा तब, लेकिन ये दोनों कंडीशंस क्या है, यहाँ पे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, यहाँ दोनों क्या इक्वल है, तो हमें थर्ड को लेकर छोड़ दिया जाए. लेकिन उसका भी एक रिलेटिव होता है, क्या होता है समझ में आएगा. तो अगर दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, या तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा. नहीं समझे? अगर यहाँ पे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल हो गए तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होगा, है ना. इसमें भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ क्या है, इक्वल, तीनों इक्वल हो गए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा. लेकिन उसमें से अगर एक इक्वल हो गया, है ना, थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, है ना. चलिए इसके लेकर हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 से एक क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं सॉल्यूशंस क्लास में. फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. इस तरह से दिया हुआ है कि ए एंड बी का वैल्यू क्या होगा लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स में, वेयर इज गिवन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. कितना होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा. तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ बी ड्राइव 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और a माइनस बी एक्स ए प्लस बी, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ था, इस तरह से दिया हुआ था, इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पे क्या मैंने कर दिया, माइनस 7 इक्वल टू 0 कर दिया. सीधा क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ भी इक्वल था तो बस इसको इधर लेफ्ट साइड में लाकर 0 कर दिया, है ना, इस तरह से. अब यहाँ पे एक आपको सुविधा के लिए क्या करना है, सोल्व करने वक्त क्या करना है कि x के कोएफिशिएंट को a1 इस तरह से आपको सभी को डिनोट कर देना है. इजी होगा जब आप x यूज करेंगे इस तरह से, तीनों कंडीशंस को जब रखेंगे तो, है ना. चलिए, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, क्योंकि मैंने पढ़ चुका है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा जी, तीनों जो टर्म होगा क्या होगा, इक्वल होगा. तीनों टर्म क्या होगा, इक्वल होगा. तो मैंने तीनों टर्म को इक्वल कर दिया. हाँ देखिए, है ना, इक्वल करने पे सभी को मैं पुट कर दिया, है ना, a2, है ना, b1 3 c1 माइनस 7, है ना. इस तरह से आप देख सकते हैं सभी को यहाँ पे लिख दिया गया है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक टर्म को a इक्वल टू c और b इक्वल टू इस तरह से कर लेंगे. तो यहाँ पे इस तरह से रखने पे पहला एक कंडीशन लिया गया है, a इक्वल टू b, इस तरह से 2 टर्म को लिया गया है ना, 2 टर्म यहाँ पे रखा गया है. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, a प्लस बी इंटू 2, है ना, a माइनस बी इंटू, दोनों मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, सोल्व करने के बाद 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b, है ना, 3a माइनस 2 और यहाँ पे 2 इधर चला गया और 3 भी उधर चला गया, दोनों का ऐड करने पे क्या हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया, 5b. क्या हो गया, a इक्वल टू 5b. तो a और b में यहाँ पे एक रिलेशन आ गया, a और b में क्या आ गया, रिलेशन आ गया. अगेन 2, अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने a दोनों को ले लिया था, अब इस दोनों को ले लेंगे इस तरह से, है ना, a एंड c. अगर इसको हम a मान ले और यहाँ b कर ले, यहाँ c कर ले, तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे a इक्वल टू b कर लेंगे, अपने सुविधा के अनुसार जो भी कर सकते हैं, है ना. ऐसा जरूरी नहीं कि a इक्वल टू b और पहले आप यहाँ पे a इक्वल टू b कर सकते हैं, अदरवाइज a इक्वल टू c भी कर सकते हैं, b इक्वल टू c भी कर सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है ना, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म, है ना, 2a अपॉन a माइनस b
इस तरह से। लेकिन हमारा ए को जो है ना 5b में सब्स्टिट्यूट कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। रखने पे यहाँ पे क्या हो गया है ना, सेम चीज़ सॉल्यूशंस के बाद 3 × 5 15b, और इस तरह से हमारा फॉर्म बना है। सेम चीज़ देख सकते हैं है ना, दोनों यहाँ पे कट हुआ है, ए के वैल्यू 5b और यहाँ से सीधे मैं यहाँ पे ले गया है इस तरह से। नोट्स कर लीजिएगा सभी लोग है ना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो क्या हो गया 16b - 2 है ना, 14b और 2 है ना। यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा होगा, मैं क्रॉस 16b - 2 और 2b 7 14b इस तरह से आ गया। 2b = क्या आ गया 1, और a का वैल्यू पुट कर दिए, b का वैल्यू पुट करने पे a का वैल्यू निकल गया 5। तो आंसर क्या हो गया a = 5 एंड b = 1। ये हमारा ये दो वैल्यूज है, a = 5 एंड b = 1, दैट व्हेन b पुट इन दिस इक्वेशन, इस तरह से यहाँ पे रखने पे इसका क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ओके, थैंक्स।